हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को टू फाइंड इट्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग मोडी मेथड। तो मोडी मेथड क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये सब कुछ हमने सीखा था इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाली वीडियो में। तो आज हम उसका एक और एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखें एग्जाम्पल क्या है, टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें गिवन है जिसका कि हमें क्या करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं मोडी मेथड। तो मोडी मेथड का सबसे पहला स्टेप होता था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लिखी होनी चाहिए मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो भाई यहाँ पर देख ही सकते हो मैट्रिक्स की फॉर्म में तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लिखी है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पर जाते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में होता था कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 मेथड होते थे, जिनमें से पहला होता था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। दूसरा मेथड हम लोगों के पास जो था उसे हम लोग बोलते थे लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, एंड द वेरी थर्ड मेथड वाज वैम मेथड। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर एक्यूरेसी के हिसाब से देखें तो वैम मेथड इज मच सफिशिएंट। ठीक है, तो करेंगे सॉल्व। लेकिन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो तीनों मैंने अभी बताए, उनके साथ कंडीशन ये थी कि इनसे सिर्फ उन्हीं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जो कि बैलेंस्ड हो। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, टोटल डिमांड देखेंगे, टोटल सप्लाई देखेंगे। इफ टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई दोनों इक्वल आते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें गिवन है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, एक बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। और अगर बैलेंस्ड है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं जरा, देखो यहाँ पर सप्लाईज हैं, तो अगर मैं टोटल सप्लाई कैलकुलेट करना चाहूं तो होगा 9 + 13 + 9 दैट विल बी 31। तो टोटल सप्लाई कितनी आई हम लोगों के पास, 31। इसी तरीके से अगर हम लोग टोटल डिमांड देखेंगे तो 3 + 7 + 8 + 5 + 8, और अगर इन तीनों को ऐड कर दूं तो जो क्वांटिटी मुझे मिलने वाली है वो भी क्या होगी, 31। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई दोनों ही क्या है, 31 है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम क्या है, एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वैम मेथड का यूज कर सकते हैं। तो करते हैं वैम मेथड का यूज। देखें तो वैम मेथड का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, सबसे पहले पेनल्टीज कैलकुलेट करनी पड़ती थी। तो देखें पेनल्टीज कैसे निकालते थे। इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 2, उसके बाद जो मिनिमम एलिमेंट है 4, दोनों का डिफरेंस आएगा 2, मतलब पेनल्टी हुई 2। यहां पर देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट है 5 और उसके बाद है छोटा एलिमेंट 6, तो दोनों का डिफरेंस 1। यहां पर सबसे छोटा एलिमेंट 3, उसके बाद 4, तो डिफरेंस आया 1। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम की भी पेनल्टीज निकाल लेते हैं। 5 और उसके बाद मिनिमम 5 तो हो जाएगा 0, यहाँ 5 उसके बाद 6 तो मिनिमम हो गया, मतलब डिफरेंस हो गया 1। 6 और 4 दोनों का डिफरेंस 2, 4 और 6 दोनों का डिफरेंस भी 2, और यहाँ पर कितना होगा 2 और 3 दोनों का डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेनल्टीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनमें मैक्सिमम पेनल्टी अगर हम देखें तो एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्योंकि मैक्सिमम पेनल्टी 2 है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, ये जो पेनल्टी है ये आ रखी है किसके करस्पॉन्डिंग, पहली रो के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहली रो में जो मिनिमम कॉस्ट है उसको ढूंढते हैं। पहली रो में मिनिमम कॉस्ट है 2, इसके लिए डिमांड है 8, सप्लाई है 9, स्मॉलर है 8, तो 8 को मैंने एलोकेट किया। फिर अब मुझे डिमांड और सप्लाई को रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस कैसे करते थे, देखो 8 से एलोकेशन मतलब 8 को माइनस किया तो मिला 0, और 9 से एलोकेशन मतलब 8 को माइनस किया तो मिला 1। ठीक है, तो इस तरीके से रिड्यूस हो जाती है डिमांड और सप्लाई।
अब देखो क्योंकि इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग डिमांड हो गई 0, तो मुझे इसको क्रॉस आउट करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से पेनल्टीज निकालेंगे। देखो मिनिमम है 4 और उसके बाद 5, तो पेनल्टी हुई 1। यहां पर मिनिमम क्या है, देखो मिनिमम है अभी 6 और उसके बाद 7, तो पेनल्टी फिर से 1। इसमें मिनिमम है 4, उसके बाद 5, तो पेनल्टी 1। ठीक है, यहां पर पेनल्टीज में कोई चेंज नहीं होगा, आप कैलकुलेट करके देखोगे बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो अब जो पेनल्टीज हमने कैलकुलेट की हैं उनमें जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो है 2, एंड दिस 2 इज अकरिंग फॉर थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, है ना। तो थर्ड और फोर्थ कॉलम के लिए मैक्सिमम पेनल्टी हमें मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं करता हूं थर्ड वाले कॉलम को। थर्ड कॉलम में देखें मिनिमम जो कॉस्ट है वो है 4, तो 4 के लिए देखो डिमांड 8, सप्लाई 9, स्मॉलर हुआ 8 को मैंने एलोकेट किया। इसको रिड्यूस करोगे तो 1, इसको रिड्यूस करोगे 0, तो इस कॉलम की डिमांड अभी हो गई 0, और जैसे ही डिमांड 0 हुई तो पूरे कॉलम को हम कर देंगे क्रॉस आउट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे फिर से डिमांड और सप्लाई से फिर से हम लोग क्या करेंगे, पेनल्टीज, है ना, फिर से पेनल्टीज कैलकुलेट करेंगे। देखो पहले वाले रो में देखोगे मिनिमम 4, उसके बाद 5, पेनल्टी 1। ठीक है, यहां पर भी देखो मिनिमम है 6, उसके बाद 8, तो पेनल्टी आई 2। यहां पर देखोगे तो 5 और उसके बाद है 6, तो पेनल्टी आएगी 1। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो पेनल्टी में कोई चेंज नहीं, यहां पर पेनल्टी में भी कोई चेंज नहीं, ये तो क्रॉस आउट हो गया। 4 और 6 पेनल्टी में कोई चेंज नहीं, तो इस बार भी क्या आया, मैक्सिमम पेनल्टी आई 2 एंड 2, दोनों में से किसी को भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं करता हूं इस वाले कॉलम को सेलेक्ट। ठीक है, इस कॉलम में देखो मिनिमम कॉस्ट क्या है, मिनिमम कॉस्ट 4 है, तो 4 के लिए देखो सप्लाई 1, डिमांड 5, स्मॉलर हुआ 1, तो मैंने 1 को एलोकेट किया, 1 को यहां से माइनस किया, यहां से माइनस किया, अब ये 0 हो गया, तो इस पूरी रो को मुझे करना पड़ा क्रॉस आउट। ठीक है, फिर से देखो क्या करेंगे भाई, अब फिर से पेनल्टीज निकालोगे। इसके लिए पेनल्टीज देखोगे 6, उसके बाद 8, पेनल्टी 2 रहेगी। इसके लिए देखोगे 5 और फिर 6, पेनल्टी 1 रहेगी, है ना। यहां देखोगे 5 और 6, पेनल्टी 1, यहां 6 और 9, पेनल्टी 3, यहां तो पेनल्टी की जरूरत ही नहीं, 4 एंड 6 2, और यहां भी पेनल्टी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है, तो भाई अगर आप लोग इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पेनल्टी देखेंगे तो मैक्सिमम पेनल्टी क्या दिखेगी, 3, और ये जो पेनल्टी है ये आ रखी है सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग, तो सेकंड कॉलम में देखो ये तो 5 तो गया, है ना, ये 2 एलिमेंट बचे, और इन दोनों में जो मिनिमम है वो क्या है 6, तो 6 को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस वाली सेल, है ना, इस वाली सेल के करस्पॉन्डिंग क्या है, डिमांड तो है 7 और इसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई कितनी है 1, तो सप्लाई स्मॉलर है, 1 स्मॉलर है, तो 1 हम यहाँ एलोकेट करेंगे, इसको 6 कर देंगे, इसको कर देंगे 0। ठीक है, और 0 वाले को हमें करना पड़ेगा डिलीट। ठीक है, तो अब सिर्फ एक रो बची, है ना, तो पेनल्टी निकालने की भी जरूरत नहीं। स्मॉलर क्वांटिटी 6, इसके लिए देखो 3 और 13, तो 3 को एलोकेट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 10, फिर है 8, है ना, 8 के लिए 4 और 10, तो 4 एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, यहां बचेगा 6, सिर्फ इसके लिए आए तो यहाँ पर दोनों तरफ 6 ही है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इन पेनल्टीज की कोई जरूरत नहीं है, तो इन पेनल्टीज को मैं कर देता हूं रिमूव। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन हमें मिला वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं। अब ये चेक करने के लिए हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन ऑप्टिमलिटी टेस्ट तो तभी लगा सकते हैं ना तब ये सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट हो, क्योंकि हमने देखा था ऑप्टिमलिटी टेस्ट वाले लेक्चर में
कि हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट सिर्फ उसी सॉल्यूशन के लिए लगा सकते हैं जो सॉल्यूशन हमारा क्या हो, नॉन डीजेनरेट हो। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। उसके लिए देखो कंडीशन क्या होती थी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस जो है वो होना चाहिए m प्लस n माइनस 1, जहां पर m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वही चीजें हम लोग चेक करते हैं। देखो अगर मैं चेक करूं m प्लस n माइनस 1, ठीक है, तो देखो m का मतलब क्या है, रोज, तो इसके अंदर 1 2 3 रोज हैं। n का मतलब है कॉलम, तो 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए, माइनस 1। तो देखो 3 और 5 हो गया 8, 8 से 1 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 7। तो हमारे पास आया 7, ठीक है। और नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस हम लोगों के पास कितना है, ये हम लोगों के पास है, काउंट कर लो भाई, 1 एलोकेशन, 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एलोकेशंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस जो हम लोगों के पास है वो क्या है, इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन क्या है हमारा, नॉन डीजेनरेट है। अच्छा, नॉन डीजेनरेट में जब डेफिनेशन मैंने लिखाई थी, एक और कंडीशन दिखाई थी इसके साथ साथ कि जो हमारी एलोकेशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट पोजीशन में होनी चाहिए। वो तो ऑब्वियसली आएंगे, चेक कर सकते हो, इसीलिए मैंने सिर्फ इसी कंडीशन से लिख दिया कि सॉल्यूशन हमारा क्या है, नॉन डीजेनरेट है, ठीक है। तो अब हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाते हैं। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए क्या होता था, हमें फिक्टिशियस कॉस्ट चाहिए होती थी, u और v's, है ना। किस तरीके से करते थे, देखो मैंने फिर से एक टेबल बनाया, बिल्कुल सेम टेबल, है ना, लेकिन इस बार यहां जो कॉस्ट मैंने सेंटर में लिखी थी उनको मैंने पैरेंथेसिस के अंदर लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ लिख दिया, ठीक है। एलोकेशंस को देखो कहां लिखते हैं, जो एलोकेशंस है, जैसे यहाँ एलोकेशन है उसको लिखेंगे सेंटर में, यहाँ एलोकेशन है उसको भी लिखेंगे सेंटर में, ठीक है। यहाँ पर एलोकेशन है 3, उसको लिखेंगे सेंटर में, यहाँ पर है 6 सेंटर में, यहाँ है 4 इसको भी सेंटर में, यहाँ है 1 इसको भी सेंटर में, और भैया इसको भी सेंटर में। सबको क्या कर लिया, सेंटर में लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिक्टिशियस कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। फिर से देखें, आसान वाला तरीका जो मैंने बताया था वही वाला करेंगे, कोई इक्वेशन नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, है ना। तो क्या बताया था याद है, चलो मैं बताता हूं। मैंने क्या बताया था कि ये जो फिक्टिशियस कॉस्ट है इनमें से जो हम वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को 0 लेकर स्टार्ट करते हैं, और जिस फिक्टिशियस कॉस्ट को हम 0 लेते हैं वो क्या होती है, किसी एक ऐसी रो या फिर कॉलम की फिक्टिशियस कॉस्ट होती है जिसके अंदर मैक्सिमम एलोकेशंस हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशंस है 3, जो कि आ रही है सेकंड रो में, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग जो हमारी क्या है फिक्टिशियस कॉस्ट है उसको लेंगे 0। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, U2 को लेना पड़ेगा 0, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाली रो में उन वाली सेल्स की बात करते हैं जिनके अंदर एलोकेशंस हैं। और क्या तरीका था याद है कि एलोकेटेड सेल्स की जो कॉस्ट है उससे हम माइनस करते थे, है ना। अगर U गिवन है तो U को माइनस करके V आ जाता था, और अगर V गिवन है तो V को माइनस करके U आ जाता था। किस तरीके से, देखो ये एलोकेटेड सेल है, कॉस्ट क्या है 8, उसके लिए U गिवन है, तो अगर 8 से इस U को माइनस कर दूं तो मुझे V मिल जाएगा, वो मैंने निकाल लिया। बिल्कुल सेम देखो, यहां पर आए 6 है, यहां पर 9 है, तो 9 से इसको माइनस किया तो क्या मिलेगा 9। यहां ध्यान रखना, कॉस्ट से माइनस करना है, एलोकेशन से माइनस मत कर देना, कॉस्ट जो है उससे माइनस करना है, ठीक है। अगली एलोकेशन यहां पर है, देखो 6 से 0 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। अभी जो मैंने वैल्यूज निकाली अब उनके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में देखेंगे। देखो इसकी बात करूं तो इस कॉलम में सिर्फ एक एलोकेशन थी, उसके लिए भी वैल्यू हमें पता है, तो इसे छोड़ दो।
दूसरे में देखो इस कॉलम में 2 एलोकेशन थी, इसकी वैल्यू हमें पता है बट इसके लिए वैल्यू नहीं पता, तो इसके लिए हम वैल्यू निकालते हैं। देखो 6 यहां पर है, 9 यहां पर है, 6 से 9 माइनस किया तो -3 हमें मिल गया। ठीक है, बिल्कुल सेम अगले वाले कॉलम में है यहाँ 8, तो भाई 8 के लिए इसकी वैल्यू तो हमें पता थी, यहां वैल्यू नहीं पता है ना। तो देखो 4 से 8 को माइनस करोगे तो मिलेगा -4, तो इसकी फिक्टिशियस कॉस्ट कितनी हो गई? -4। ठीक है, अब देखो जो रो में हमने कैलकुलेट किया है अब उनके करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, यहां पर है -3, ठीक है, इस -3 के लिए देखो यहां पर वैल्यू हमें नहीं पता, एलोकेटेड सेल है, तो देखो 4 से -3 को माइनस करोगे तो मिलेगा 7। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इस एलोकेटेड सेल की बात करो तो यहां इसकी वैल्यू नहीं पता, तो 2 से -4 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिक्टिशियस कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो क्या करते थे, जो अनएलोकेटेड सेल्स हैं, है ना, मतलब एम्प्टी सेल्स हैं, उनके अंदर हम u और v को, ui और vj को प्लस करके लिखते थे राइट साइड में ऊपर की तरफ। मतलब क्या, देखो यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग v है 6, यहां है 4 माइनस का, 6 - 4 को सम किया तो मिला 2, उसको लिख देंगे यहां अनएलोकेटेड सेल है ना। ये भी अनएलोकेटेड सेल है 9 और -4, तो यहां लिख देंगे 5, दोनों को सम करके आएगा 5। यहां देखो 7 और -4 सम किया 3 को मैंने लिख दिया यहां। ठीक है, सिर्फ अनएलोकेटेड सेल्स के लिए करना है ऐसा। ठीक है, अगली अनएलोकेटेड सेल ये है, यहां 7 यहां 0, ऐड करोगे तो 7 आएगा। इस वाली सेल के लिए देखिए 6 और 0 ऐड करके 6 आएगा। और अगर हम इस वाली सेल की बात करते हैं तो देखिए 6 है, यहां -3 है, दोनों को ऐड करोगे तो 3 आएगा। और यहां पर देखो 8 है, यहां -3 है, इनको ऐड करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहां देखोगे 6 है, यहां -3 है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेल इवेल्युएशंस। और सेल इवेल्युएशंस भी किसके लिए कैलकुलेट होती हैं? अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। किस तरीके से, देखो यहां पर देखो 5 है, यहां 2 है, दोनों को माइनस किया मिला 3। ठीक है, 5 से 5 को माइनस किया मिला 0, 6 से 3 को माइनस किया मिला 3, और यहां 7 से 7 को माइनस किया मिला 0, 5 से 6 को माइनस किया -1 मिला, 5 से 3 को माइनस किया 2 मिला। ठीक है, और यहां 6 से 5 को माइनस किया 1 मिला, 3 से 3 को माइनस किया क्या मिला? 0 मिला। ठीक है, तो ये जो मैंने यहां पर इस तरीके से स्क्वायर बना के जो नंबर्स लिखे हैं, यही क्या होते हैं? सेल इवेल्युएशंस। और किस तरीके से कैलकुलेट किए कि जो भी अनएलोकेटेड सेल है उसकी कॉस्ट से ui + vj माइनस कर दिया, मतलब इससे इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा। हर एक अनएलोकेटेड सेल के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस किया। तो अगर ये डीआईजेस क्या आते थे, पॉजिटिव आते थे, तो हम लोग लिखते थे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है? एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और अगर इन डीआईजेस में पॉजिटिव के साथ साथ एक वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू 0 आ जाती थी, तो हम लोग बोलते थे भाई ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो है बट यूनिक नहीं है। ठीक है, और अगर कोई डीआईजे नेगेटिव हो जाता था तो हम लोग बोलते थे कि भैया सॉल्यूशन ऑप्टिमल ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर ये जो है ना D25 ये है -1। ठीक है, देखो यहां पर D25 जो है वो है -1। इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। ओहो, ये क्या हो गया? सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल नहीं रहा। अब ऑप्टिमल नहीं है तो हम इसे ऑप्टिमल बनाएंगे। अब वो किस तरीके से करते हैं वो देखें जरा ध्यान से। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लूप बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं देखें जरा। अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसे रिमूव करने वाला हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं भाई आगे। फिर से एक टेबल हमें बनानी पड़ेगी
किस तरीके से बनाएंगे देखना जरा ध्यान से। इसको रिमूव कर देता हूं मैं। ऑलराइट, ठीक है। तो किस तरीके से टेबल बनाते हैं देखिए जरा। फिर से 3/5 की टेबल है, तो मैंने बनाया 3/5, ठीक है। ओके, 1 2 3, 1 2 3 5, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग एक और टेबल हमें बनानी पड़ेगी, तो उसको भी मैं यहीं पर बना देता हूं, देखो। ओके, थोड़ी सी ठीक तरीके से बनाता हूं, सीधी सी टेबल, ठीक है। अब बेटर है। ओके ओके, ठीक है। तो ये है 1 2 3 5 1 3, ठीक है। अब देखो इस वाली टेबल में हम लोग क्या करते हैं, जो भी एलोकेशंस है सबको मार्क कर देते हैं। देखो 1 यहां पर थी, 8 यहां पर है, फिर है 3 यहां पर है, 6 यहां पर है, 4 यहां पर है, ठीक है। 1 और 8 यहां पर है, तो यहां पर लिख दिया 1 और 8, ठीक है। और इसके बाद क्या करते थे, ये जो नेगेटिव सेल इवेल्युएशन वाला सेल है इसको भी सेलेक्ट कर लेते थे, जो कि यहां पर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, इस सेल से जिसमें भी नेगेटिव हमारा सेल इवेल्युएशन है उसमें क्या करते थे, वहां से एक लूप स्टार्ट करते थे और एक लूप ड्रॉ करते थे। देखो लूप बनाना मैं पहले ही बता चुका हूं, लूप किस तरीके से बनाते थे। लूप बनाने के लिए जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं लूप के वो आने चाहिए एलोकेटेड सेल्स पर, ठीक है। करते हैं देखो, तो भैया लूप बनाते हैं, तो लूप बनेगा कुछ ऐसा। देखो यहाँ एलोकेटेड सेल है तो टर्न करा सकते हैं, यहाँ एलोकेटेड सेल है यहां से टर्न हो सकता है, यहां से टर्न, इस तरीके से, ठीक है। यहां पर हम लेते हैं थीटा। अब देखो थीटा एलोकेशन देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिवली थीटा को ऐड करते जाएंगे और थीटा को सबट्रैक्ट करते जाएंगे हर एक कॉर्नर वाले पॉइंट पर, ठीक है। करते हैं देखो, यहां से माइनस किया, यहां प्लस किया, यहां माइनस किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि यहां पर जितनी भी कॉर्नर पॉइंट्स पर माइनस थीटा आ रहा है उनका मिनिमम हमें क्या लेना है, 0, ठीक है। यहां पर देखो कितना है, माइनस आ रहा है, एक तो इसमें 8 माइनस थीटा में और एक 4 माइनस थीटा में, ठीक है। तो यहां पर मिनिमम है 4 माइनस थीटा, जिसको कि हम ले लेंगे 0। तो यहां से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, है ना। अच्छा कभी कभी होता क्या है कि ये जो मैंने सेल इवेल्युएशन निकाला, यहाँ पर सिर्फ एक नेगेटिव आया तो वहां से स्टार्ट कर मैंने एक लूप बना लिया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो सेल इवेल्युएशन है एक से ज्यादा टर्म्स नेगेटिव हो जाती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो मोस्ट नेगेटिव होती है उस वाली सेल को सेलेक्ट करते हैं, और अगर मोस्ट नेगेटिव भी रिपीट हो जाए तो हम उनमें से किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे आने वाले कुछ एग्जांपल्स में भी देखेंगे हम लोग, बट अभी के लिए कि जो भी मोस्ट नेगेटिव सेल होगी, मोस्ट नेगेटिव सेल इवेल्युएशन होगी उसके करस्पॉन्डिंग सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन को मॉडिफाई करेंगे। देखो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 4, तो थीटा की वैल्यू 4 रख दो। देखो यहाँ 1 + 4 मतलब हो गया 5, 8 - 4 मतलब हो गया 4, 4 - 4 मतलब 0, तो छोड़ देंगे। थीटा की वैल्यू आ गई 4, यहां हो जाएगा 6, यहां 3, यहां 1, यहां 8। तो ये हो गया हमारा नया सॉल्यूशन। अब इसका भी हमें क्या करना है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है। फिर से वही जो यहां किया था, बट उसके लिए कॉस्ट तो लिखनी पड़ेगी, तो कॉस्ट भी हम लिख देते हैं। देखो पहली सेल की कॉस्ट 5, फिर से 5, फिर 6, और फिर से कितना है, 4 है, फिर से 2 है, फिर 6 है, फिर 9 है, उसके बाद कितना है,
7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद कितना है 5 है, उसके बाद कितना है 5 है, यहाँ पर वैल्यू 6 है और फिर 4 है, उसके बाद 6 है और उसके बाद 3 है। ठीक है, अब फिर फिक्टिशियस कॉस्ट वही पुरानी कहानी, देखो U1, U2, U3, ठीक है, यहाँ पर V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम एलोकेशन फिर से इसी रो में है, तो इसकी फिक्टिशियस कॉस्ट को ले लेंगे 0, ठीक है। अब देखो, अब एलोकेटेड सेल ये है तो कॉस्ट 5 माइनस 0 मतलब 5, ठीक है। और ये एक और एलोकेटेड सेल है तो 9 माइनस 0 मतलब 9, और यहां भी एलोकेशन है 3 तो कॉस्ट मतलब 6 माइनस 0 मतलब 6, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं, देखो 6 माइनस 9 मतलब -3, ठीक है। इसके लिए तो पहले से ही है तो भूल जाओ। अब देखो इस पर आए, है ना भाई, देखो 5, 2 माइनस 5 मतलब -3 और 4 माइनस 3 मतलब 7, ठीक है। अब एक वैल्यू रह गई सिर्फ ये, तो 4 माइनस -3 मतलब कि 7। तो भैया सारी फिक्टिशियस कॉस्ट तो आ गई। अब देखो क्या करेंगे भाई, यूआई प्लस वीजे लिख दो। इसके लिए देखो 5 और -3 2, ठीक है। यहां लिख दू, क्या लिख दू? अरे नहीं ना, ये क्या है, एलोकेटेड सेल है ना, तो एलोकेटेड सेल में थोड़ी ना लिखते हैं, अनएलोकेटेड सेल में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो अनएलोकेटेड सेल है इसलिए 0 और 7 कितना आया 7, 7 और -3 मतलब 4, ठीक है। यहाँ देखो 6 और -3 मतलब 3, यहाँ देखो 6 और -3 मतलब कि 3, यहाँ 9 और -3 मतलब कि 6, ठीक है। यहाँ देखो 7 और 0 मतलब 7, सबके लिए हो गया। अब सेल इवेल्युएशन देख लो, इसका सेल इवेल्युएशन आया 2, इसका कितना आया -1, और इसके लिए देखा 7 और 3 4 मतलब कि 2, और ये लोकेटेड यहाँ आए, दोनों का डिफरेंस 0, 8 माइनस 7 1, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो ये हो गया सेल इवेल्युएशन। अब इन सेल इवेल्युएशन में देखोगे तो ये वाला नेगेटिव बन गया, है ना। तो अगर ये नेगेटिव है तो सॉल्यूशन अभी भी ऑप्टिमल नहीं है, तो हमें फिर से ऑप्टिमलिटी अचीव करनी पड़ेगी। तो फिर से लूप बनाएंगे, देखो फिर से लूप बनाते हैं। तो इस सबको तो रिमूव कर देता हूं मैं, इसको हटा दिया भाई। लूप बनाना है अपने को तो जगह तो बनानी पड़ेगी, तो जगह बनाते हैं भाई, इसको हटा दिया। चलो भाई, इसको हटा दिया। अभी क्या, अभी लूप बनेगा। कैसे बनेगा देखें जरा, देखो भाई, फिर से वही 3/5 की टेबल। हाँ भैया, एक रो, 2 रो, 3 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 5 कॉलम, ठीक है भाई। तो 3/5 की बन गई टेबल। अब देखो जो एलोकेशन है उनको लिख लो। तो एक तो यहाँ पर एलोकेशन 5 है, यहाँ 4 है, ठीक है। 3 6 4, 3 6 और यहाँ पर है 4, यहाँ है 1 8 1 8, ठीक है। और जो नेगेटिव सेल इवेल्युएशन थी वो थी इस वाली सेल में, यहीं पर थी ना। तो उससे मुझे स्टार्ट कर एक लूप बनाना है। भाई लूप कैसे बनेगा देख लो ध्यान से, ये कोई आसान नहीं है, देख लो भाई। देखो लूप बना रहे हैं, यहां से यहां गए मस्त, यहां मुड़ गए, यहां आए मस्त घूमते हुए, यहां आ गए, यहां से यहां गए मस्त, ऐसे चले गए, ठीक है। बन गया लूप। यहाँ थीटा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ गए तो -थीटा कॉर्नर वाले पे, फिर +थीटा, फिर -थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू निकालना मैंने बताया था, क्या करते हैं, क्या बताया था कि वो वाली का मिनिमम हमें लेना है, उस वाले टर्म का हमें मिनिमम लेना है जिसमें नेगेटिव थीटा हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ, देखो नेगेटिव, एक तो 6 माइनस थीटा है, एक 4 माइनस थीटा है, इक्वल टू 0। तो यहां से थीटा आएगा, मतलब 4 माइनस थीटा आ जाएगा 0, मतलब थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है। अब इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन,
तो फिर से एक नई टेबल, यार टेबल ही टेबल हो गई है ना, यही सोच रहे होगे। देखो देखो भाई, फिर से बनाया, एक लाइन, दो लाइन, तो 3 बन गई, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और 5 कॉलम। ठीक है भाई, टेबल तो बन गया। अब कॉस्ट लिख लेते हैं। कॉस्ट देखें, यहाँ 5 था, 5 लिख देंगे, यहाँ पर 5 था, यहाँ भी 5 लिख देंगे, यहाँ 6 था, 6 लिख देंगे, यहाँ 4 था, 4 लिख देंगे, यहाँ पर 2 था तो 2 लिख दिया, यहाँ 6 था तो 6 लिख दो भाई, यहाँ 9 था तो 9 लिख दो, यहाँ 7 है तो 7 लिख दो, यहाँ पर 8 है तो 8 लिख दो, यहाँ पर 5 ही लिख दो, यहाँ पर 5 है 5 लिख दो, यहाँ पर 6 है 6 लिख दो, यहाँ पर 4 है 4 लिख दो, यहाँ पर 6 है 6 लिख दो, यहाँ पर 3 है 3 लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉस्ट तो लिख दी। अब एलोकेशंस लिखते हैं। देखें, थीटा की वैल्यू 4 है, यहाँ 5 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ो, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 1, 8। कैसे आए? थीटा की वैल्यू रख दी है बस। ठीक है, अब देखो फिक्टिशियस कॉस्ट, U1, U2, U3 और फिर V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, लिखो भाई। जो सबसे ज्यादा एलोकेशन है वो है सेकंड रो में, तो उसकी फिक्टिशियस कॉस्ट 0, एलोकेशन वाली सेल, 5 माइनस 0 मतलब कि बचा 5। ठीक है, और 9 माइनस 0 मतलब बचा 9, और 6 माइनस 0 मतलब बचा 6। ठीक है, अब यहां देखें भाई, 5 से और 9 को माइनस किया तो आया -4। फिर ऐसे ही क्या करेंगे, देखो 6 से 6 को माइनस करने का कोई प्रॉफिट नहीं। ओके, अब क्या किया जाए भाई, वैल्यू किससे कैलकुलेट होगी? हाँ, 6 से 9 को माइनस करोगे तो आएगा -3। ठीक है, उसके बाद देखो 4 से -3 करोगे तो आएगा 7। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू बची, और 4 - 4 करोगे तो आएगा 8। ठीक है, अब UI प्लस VJ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो 6 और -4 मतलब बचेगा 2, यहाँ देखो 7 और -4 मतलब बचेगा 3, 5 और -4 मतलब बचेगा 1, 7 और 0 मतलब बचेगा 7, 8 और 0 मतलब बचेगा 8, 5 और -3 मतलब बचेगा 2, 8 और -3 मतलब हो जाएगा 5, और 6 और -3 मतलब 3। ठीक है भाई, तो UI प्लस VJP आ गया, है ना। तो अब सेल इवेल्युएशन, ठीक है, 5 - 2 मतलब 3, 6 - 3 मतलब 3, 2 - 1 मतलब 1। ठीक है, 7 - 7 मतलब 0, 8 - 8 मतलब 0, और 5 - 3 मतलब 2, 6 - 5 इक्वल टू 1, 3 - 2 इक्वल टू 1। इसका मतलब सारे ही सेल इवेल्युएशन कैसे आए? नॉन नेगेटिव आए। इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया? ऑप्टिमल। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया कौन सा, वो भी लिख देते हैं भाई, इसकी भी जरूरत नहीं। ठीक है, कर देते हैं रिमूव इसको भी, तो ये हो गया इतना। ठीक है भाई, तो 10 ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या मिला भाई? देखें, ये है x12 मतलब 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम लिख दिया, x14 इक्वल टू 5, x21। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है? 3 है। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम है 2, तो x22 हो जाएगा 2, x25। ठीक है, 2, 5 कितना है? 8। ठीक है, उसके बाद है x32, ये है 1, और x33 कितना है? 8। तो दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, साथ में ही अगर मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमसे पूछी जाए कि भैया इसकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कैलकुलेट कर दो, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, क्या होगी देख लेते हैं। मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। यहां पर देखो एलोकेटेड सेल्स की बात करेंगे, सिर्फ 5 into 4 एलोकेटेड सेल्स है ना सिर्फ। और यहाँ दो एंट्री है 4 and 5, दोनों की मल्टीप्लाई। फिर यहाँ दो एंट्री है 6 into 3, यहां पर दो एंट्री है 9 into 2, यहां पर दो एंट्री है 5 into 8, यहां पर दो एंट्री है 6 into 1, और यहां पर भी दो एंट्री है, कौन कौन सी है 4 into 8। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आने वाला है 132, एंड दिस विल बी द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो करते हैं आज सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ अगले टॉपिक्स की। धन्यवाद।